मधुमक्खियाँ हमारे लिए और हमारी पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अगर मधुमक्खियाँ विलुप्त हो गई तो हम मनुष्य भी विलुप्त हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि बीते कुछ वर्षों से मधुमक्खियों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। तो क्या हमें इस बारे में चिंतित होना चाहिए और क्या होगा अगर सभी मधुमक्खियां मर जाएं? सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर आप किसी पौधे पर फूल को देख पाते हैं तो उसके पीछे मधुमक्खियों की कड़ी मेहनत छुपी हुई होती है। ये मधुमक्खियां ही इनके रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। मधुमक्खियां और पौधों का यह महत्वपूर्ण रिश्ता फूलों के चमकदार और सुगंधित होने के कारण विकसित हुआ है। मधुमक्खियों की फजी और वेलक्रो जैसी त्वचा पौधे के पराग कणों को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचाने में मदद करती है। इस सरल सी प्रतीत होने वाली क्रिया से ही 70% फलों, सब्जियों और बीजों का उत्पादन होता है, जिनका हम हर रोज प्रयोग करते हैं। यह 70% हिस्सा ग्लोबल एग्रीकल्चर रेवेन्यू का लगभग 16 अरब डॉलर्स के बराबर होता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को इन मधुमक्खियों के झुंडों द्वारा ही पूरा किया जाता है और इन झुंडों को पेशेवर मधुमक्खी पालकों द्वारा पाला जाता है और ये इन्हें खेतों और बागों में पराग कणों को उचित जगह पर पहुंचाने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन 2006 के बाद ये मेहनती और व्यस्त मधुमक्खियां रहस्यमय तरीके से गायब हो रही हैं। इन मधुमक्खियों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है। कुछ मधुमक्खी पालकों का तो यह कहना है कि उनकी 90% मधुमक्खियां बेकार हो चुकी हैं, जो पौधों के रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार की मदद नहीं कर पा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि मधुमक्खियों में ये समस्या किसी वायरस या परजीवी के कारण आ रही है। लेकिन अब यह मामला सामने आ रहा है कि ये सब नियोनिकोटिनाइड नामक कीटनाशकों का प्रयोग करने से हो रहा है। इस न्यूरोटॉक्सिन का उपयोग फसलों पर लगने वाले कीड़ों और कीटों को मारने के लिए किया जाता है, लेकिन ये टॉक्सिन मधुमक्खियों के नर्व सिस्टम को भी प्रभावित कर रहा है। जब वो किसी दूषित पौधे या फसल के नेक्टर को ग्रहण कर लेते हैं तो ये उसके नर्व सिस्टम को भी प्रभावित करने लगता है और जब वो इसके साथ अपने छत्तों पर वापस जाते हैं तो छत्तों पर मौजूद सभी मधुमक्खियां भी इससे प्रभावित हो जाती हैं, जिससे ये सभी मधुमक्खियां भ्रम में आते हैं और भटक जाती हैं। इसके अलावा कई अन्य कारण भी हैं, जैसे कि अत्यधिक या लंबे समय तक चलने वाली ठंड, मधुमक्खियों में आनुवंशिक विविधताओं की कमी और खेतों में एक ही प्रकार की फसलों का होना भी एक कारण हो सकता है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरी खाद्य श्रृंखला खतरे में पड़ सकती है। उदाहरण के लिए अगर बादाम की बात करें तो कई जगहों पर उसके भूसे का प्रयोग पालतू मवेशियों और मुर्गियों के खाने के रूप में किया जाता है। अगर कम मधुमक्खियां होगी तो बादाम के भूसे का भी उत्पादन कम ही होगा, जिससे पशुधन घटेगा और दूध, पनीर, अंडे और मांस आदि का उत्पादन भी कम हो जाएगा। साथ ही हम भी बादाम को कई अलग अलग व्यंजनों में प्रयोग करते हैं, तो हमें भी इसकी कमी को झेलना पड़ेगा। मधुमक्खियों के बिना हमारे भोजन में ज्यादातर मक्का, गेहूं और चावल ही बचेंगे, जिसका रिप्रोडक्शन हवा के द्वारा होता है। और अगर हम कपड़ों की बात करें तो अमेरिका में कपास ही सबसे बड़ी नकदी फसल है, जो मधुमक्खियों के बिना नहीं की जा सकती और दुनिया का लगभग 35% फाइबर इससे ही बनता है। तो इस स्थिति में हमें अपनी इन पसंदीदा जीन्स, टॉवेल्स और उच्च गुणवत्ता वाले गद्दों को भी भूलना होगा। सीधे शब्दों में कहे तो हम मधुमक्खियों के बिना एक पूरी तरह से अलग दुनिया में जी रहे होंगे और उनके गायब होने से हमें बहुत अधिक आर्थिक तनाव का सामना भी करना पड़ेगा। हम तब तक विलुप्त नहीं होंगे जब तक ये मधुमक्खियां हमारे साथ है और मधुमक्खियों के बिना दुनिया बहुत बेकार और पीड़ादायी होगी।